हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे गॉस के नियम को और उसके बाद में फिर गॉस के नियम को सत्यापित भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि गॉस का नियम क्या है और उसके बाद में फिर हम आपको सत्यापित करके दिखाते हैं। तो आइए सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं कि गॉस का नियम किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए विद्युत आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। अब इसे आसान शब्दों में आप समझिएगा कि मान लेते हैं ये आवेश है हमारे पास और इसको हम चारों तरफ से बंद कर दें। बंद करने के बाद उस बंद सतह से जो फ्लक्स गुजरेगा उस फ्लक्स की मात्रा इस आवेश के 1/ε0 गुना होगी। ठीक है, तो कोई आवेश यदि हम किसी सतह में बंद कर दें तो उस सतह से जो फ्लक्स गुजरेगा उसकी मात्रा जो अंदर बंद आवेश है उसके 1/ε0 गुना होगा। ये किसने बताया? ये गॉस ने बताया। तो देखते हैं इन्होंने क्या बताया, वो नोट कर लेते हैं। आप ये देखिएगा, फाई यानी गुजरने वाला फ्लक्स किसके बराबर बताया कि जो आवेश किसी सतह में परिबद्ध है या बंद है उसके 1/ε0 गुना। और आप जानते हैं फाई ई बराबर होता है E.ds, दोनों ही वेक्टर हैं, इज इक्वल टू Q/ε0 और इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं। अच्छा, Q इनसाइड वाला लेंगे, आउटसाइड का आवेश से हमें लेना देना नहीं है। जो किसी सतह के अंदर बंद है उसी आवेश की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, कोई आवेश ले लेते हैं। माना कि हमने Q आवेश ले रखा है, Q आवेश। तो सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए, जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि कोई बिंदु P है, उससे दूरी पर, थोड़ी दूरी पर, R दूरी पर कोई दूसरा बिंदु P है। तो इस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती थी? याद कीजिए, E बराबर 1/4πε0 Q/R²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर किसके कारण? Q आवेश के कारण होती थी। इतना हमें पहले से आइडिया है। अब वापस आते हैं। गॉस ने बताया कि कोई आवेश ले, हम कोई विद्युत आवेश ले लें। तो विद्युत आवेश हमने Q ले लिया है, फिर उसे कहा है इसी किसी सतह में बंद कर दें। तो इस आवेश को हम लोग एक गोले के अंदर रख लेंगे। देखिएगा, एक हम लोगों ने गोला लिया है, उसमें ये आवेश हम लोगों ने बंद कर लिया है। ठीक है, एक गोला लेकर के ये आवेश हम लोग बंद कर लेंगे। इस गोले में आवेश हमने बंद रखा है और आवेश को बिल्कुल हमने गोले के केंद्र पर रखा हुआ है। अब देखते हैं क्या करना है हमें। तो आप देखिए, कोई बिंदु यहाँ ले लीजिए, इसकी दूरी आप R ले लीजिए और एक एरिया वेक्टर कहीं पर ले सकते हैं, यहीं पर ले लेते हैं। ये हमने एरिया वेक्टर ले लिया। एरिया वेक्टर की दिशा उसी एरिया के लंबवत होती है। थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, आपको एरिया वेक्टर बता देंगे कि ये क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। माना कि कोई सतह ये है, इसका कोई एरिया वेक्टर पूछे इस सतह का, तो इसके लंबवत ये दिशा जो है ये एरिया वेक्टर की दिशा होगी। अगर कोई सतह ऐसी है तो इसके लंबवत ये एरिया वेक्टर होगा। तो एरिया वेक्टर आप समझ गए हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। एरिया वेक्टर वो वेक्टर होता है जो क्षेत्रफल के लंबवत होता है। अब देखिए, यहाँ पर जब आपने छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा एरिया लिया, जब छोटा सा एरिया लेंगे उसको बोलेंगे डीएस, या डीए भी बोलते हैं कभी कभी, तो डीएस बोलेंगे। तो ये जो क्षेत्रफल छोटा सा लिया, इसका यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश जो है, उसकी दिशा इसी एरिया के लंबवत होगी। इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, तो ये लंबवत हो जाएगा। अब देखिएगा, इसी के साथ इस Q आवेश द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस तरफ होगी, कितनी होगी, कितनी होगी ये हमें पता है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप K भी लिख सकते हैं, KQ/R²। मात्रा हमें पता है कि इतनी मात्रा होगी क्योंकि बीच में दूरी R है। अब हमें ये बताइए इसकी दिशा किस तरफ होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आवेश धनात्मक होते हैं, जो आवेश धनात्मक होते हैं उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आउटवर्ड होती है, यानी बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। और जो ऋणात्मक आवेश होते हैं उनमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होती है। ये याद रखेंगे। अब आप यहाँ आ जाइए, ये Q आवेश धनात्मक है, Q आवेश धनात्मक है तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। तो देख लेते हैं किस तरफ होगी। ये देखिए, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। और ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा और एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों के बीच कोण कितना है, 0 डिग्री। दोनों के बीच कोण कितना है, 0 डिग्री है। तो हम ये जान गए कि किसी आवेश को जब हमने किसी सतह में बंद कर लिया तो उसमें जो क्षेत्रफल का सदिश है यानी एरिया वेक्टर है, और साथ ही साथ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर है, उनकी दिशाएं एक ही तरफ होंगी। और जब एक ही तरफ होंगी तो उनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गॉस ने जो हमें बताया, उन्होंने बताया E.ds। जब डॉट होता है तो एक बात साथ में और समझ लीजिएगा, अगर कहीं A.B है तो ये AB cos थीटा हो जाएगा, और A क्रॉस B यदि है तो AB sin थीटा हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। यहाँ वापस आइए, ये डॉट है तो डॉट को जैसे ही हम हटाएंगे तो cos थीटा हो जाएगा। और इंटीग्रेट कर देते हैं। अभी आपको बताएंगे कि इंटीग्रेट क्यों करते हैं। ये किसके बराबर बताया, ये बताया Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब यहाँ आप देखिएगा, हमने अभी अभी देखा है कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 0 है, तो थीटा का मान हम कितना रख लेंगे। आप कहेंगे सर हम रख लेंगे 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री। अब बताइए cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान होता है 1। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो सिंपली बचेगा क्या, सिंपली बचेगा EDS। अब देखिएगा, जब हम किसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो वेरिएबल क्वांटिटी होती है, जो कांस्टेंट होता है उसका मान तो सदैव कांस्टेंट ही रहेगा, उसको इंटीग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ देखिएगा, ये जो एरिया वेक्टर आपने लिया है, ये बहुत सारे अनंत एरिया हैं, अनंत क्षेत्रफलों को जोड़ करके ये गोला बना हुआ है, अनंत क्षेत्रफलों को जोड़ करके। ठीक है, अब आप यहाँ देखिएगा कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसके लिए आप यहाँ पर देखें
तो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी। यहाँ देखें, किसी भी बिंदु पर आप देख लीजिए विद्युत की क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक समान है, और जो एक समान होता है वो कांस्टेंट होता है। एक समान है क्यों? देखिए, आवेश हमेशा Q ही रहेगा और सभी बिंदुओं की दूरी हमेशा R ही रहेगी। तो जिसका आवेश भी कांस्टेंट रहे और बीच की दूरी भी कांस्टेंट रहे तो वो क्वांटिटी तो कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये कांस्टेंट रहेगी। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इसे हम लोग बाहर ले लेंगे। ये कांस्टेंट पद है, इसे बाहर ले लेंगे। तो इंटीग्रेट करने को हमारे पास क्या बचा? ds। अब ds को कैसे इंटीग्रेट करते हैं? एक सिंपल सा मतलब समझ लीजिए साधारण भाषा में कि इंटीग्रेट करने का मतलब जोड़ने से है, सभी टुकड़ों को जोड़ने से है। जोड़ने की एक विशेष विधि है, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं। आप हमें ये बताइए कि जो ये एरिया वेक्टर छोटा सा लिया था आपने, ऐसे ही लाखों या यूं कहिए कि अनंत एरिया वेक्टर आप ले लेंगे और सभी को जोड़ देंगे आपस में, तो ये वाला गोला बन के तैयार हो जाएगा। ये गोला बन के तैयार हो जाएगा। तो गोले का सरफेस यानी गोले की जो सतह है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसका सरफेस एरिया कितना होगा? आप कहेंगे 4πr²। तो उसका मान हम लोग रख लेते हैं। आप देखिए E और यहाँ क्या कर लेंगे 4πr²। इंटीग्रेट करने का मतलब ही है कि वो सारे टुकड़े हमने जोड़ दिए हैं और जोड़ करके एक गोला बना लिया है। अब आगे आ जाइए, आप लिखिएगा E का मान आपको पता है, यहाँ दिया हुआ है, इसे नोट करें 1/4πε0 और Q/r² इंटू देखिए 4πr², यहाँ लिखिए 4πr²। अब बताइए ये r² कैंसिल, 4π कैंसिल। अब हमें बताइए जो फाई ई आप लिखते चले आए हैं, जो फ्लक्स लिखते चले आए हैं, क्या वो Q इंटू 1/ε0 है? ये 1/ε0, ये Q। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ देखिए फाई इज इक्वल टू Q/ε0, यही हमें प्रूव करना था। क्या गॉस ने बताया? गॉस ने बताया कोई बिंदु आवेश Q जो किसी सतह में परिबद्ध है तो उस सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसी आवेश के 1/ε0 गुना होता है। मेरे ख्याल से अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसमें कुछ बेसिक्स हैं जो मैथमेटिक्स के हैं, 6th 7th 8th क्लास की कुछ बातें हैं, उसे हम एक अलग से वीडियो में आपको बताते रहेंगे कि एरिया किसी का कैसे निकालते हैं, किसी का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, और कुछ बेसिक बातें ट्रिग्नोमेट्री की जो बच्चे पहले अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए थे तो उनको भी ये फिज़िक्स आसानी से समझ में आए, इसलिए हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में आपको वो सारे फंडामेंटल्स समझा दिए जाएं। आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, बोर्ड्स की परीक्षाएं होने जा रही हैं, तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को 2-3 बार आप देखिएगा, आपको विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा और सारी बातें आपको लर्न हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी और आपका पेपर अच्छा जाएगा और आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। और इसके बाद जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे वो गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस